हेलो स्टूडेंट, मैं मिस्टर संतोष कुमार तिवारी आपके सामने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर क्लास लेकर उपस्थित हूँ। और आपका जो टॉपिक है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी में मैं आज आगे बढ़ाऊँगा। पिछली क्लास में मैंने बताया कि किस तरह से भारत में यूरोपीय देश के लोग आए व्यापार करने के लिए। उनका उद्देश्य था व्यापार करना, लेकिन कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य था भारत पर अपने राज्य को स्थापित करना, यानी अपने साम्राज्य को स्थापित करना। तो सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी, उसके बाद अंग्रेज। तो कहीं ना कहीं इसमें अंग्रेज जो थे वो सफल हुए भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने में, और उन्होंने करीब 200 साल तक अपना भारत पर राज्य किया। उनके राज्य करने में कहीं ना कहीं हम भारतीयों का भी हाथ रहा, जिससे कि वो आपसी फूट का जो भारत देश में राजा जो आपसी फूट था, उसमें कहीं ना कहीं उसमें उनको लाभ मिला। तो आइए जानते हैं इसी विषय में, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो जब अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य एक तरह से उत्तरी पूर्वी भाग में फैलाना शुरू किया, बंगाल में और आसाम उड़ीसा साइड में, तो उन्होंने वहाँ पे अपना साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। और कहीं ना कहीं भारत के शेष भागों में जो राजा थे वह अपनी संगठन के अनुसार आपस में लड़ते थे और कहीं ना कहीं अपने साम्राज्य को बढ़ाने की व्यवस्था करते थे। उनमें एकता नहीं थी, और इसका कहीं ना कहीं फायदा अंग्रेजी शासकों ने उठाया। तो राजा जब आपस में लड़ते थे तो जो सेनाएं या जो राजा हार जाता था उसको कहीं ना कहीं अंग्रेजों का सपोर्ट मिलता था। वह अंग्रेजों के शरण में जाते थे और उनसे सहायता मांगते थे। तो चूंकि अपनी रक्षा के लिए समुद्री मार्ग से इन्होंने सेना बुलाया था खुद की रक्षा के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मंशा थी कि भारत देश पर राज्य करना। तो अपनी सेना को कहीं ना कहीं वो राजाओं के समर्थन में भेज देते थे। जो राजा हार जाता था तो उसके समर्थन में कि जिसे ये आपस में लड़े। तो अंग्रेजी शासक अपने सैनिकों को उस राजा के समर्थन में भेजते थे, लड़ने के लिए भेजते थे, और बदले में उनसे कुछ पारितोषिक लेते थे। तो सब पहले तो उन्होंने धन लेना शुरू किया, लेकिन बाद में उन्होंने जो राज्य जीतते थे उसमें कुछ हिस्सा मांगने लगे, और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हुए। तो जहाँ लड़ाई होती थी, युद्ध होता था, और जब कोई राजा जो अंग्रेजी पक्ष के लोग लड़ते थे तो जीतते थे, तो कहीं ना कहीं उनको अपना राज्य का कुछ भाग अंग्रेजों को देना पड़ता था। और अंग्रेज अपनी नीति में कहीं ना कहीं कामयाब हो गए। वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं हमको अगर टुकड़ा मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं उस पर हमारा आधिपत्य हो जाएगा। इस तरह से भारत देश के जितने भी निर्बल राजा थे उनके समर्थन में अंग्रेजी सेना जुट गई, और छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर अधिक से अधिक राज्यों को अपने पास मिलाने के लिए प्रयत्न करते थे, और इसमें किसी हद तक कामयाब भी हुए। तो ये जो मंशा थी अंग्रेजों की कहीं ना कहीं कामयाब हुई, और इससे वो कहीं ना कहीं लाभान्वित हुए। तो भारत के अधिकांश हिस्से पर वह राज्य करने लगे। अंग्रेजों की विभिन्न नीतियां जो थी कहीं ना कहीं लॉर्ड वेलेजली से, लॉर्ड डलहौजी से, डुप्ले से इत्यादियों से मिलती जुलती थी। तो आइए समझते हैं कि इनकी नीतियां क्या थी। तो सबसे पहले आते हैं सहायक संधि। सहायक संधि क्या है? सहायक संधि से किसको लाभ हुआ, आइए इसके विषय में जाते हैं। तो जो सहायक संधि थी, सहायक संधि के अंतर्गत आप इसको नोट कर लीजिए मैं जो बोल रहा हूं। सहायक संधि के अंतर्गत देशी राजाओं पर दबाव डालते थे कि वे अंग्रेजों के संरक्षण में आए, और बदले में अंग्रेजी राज्य उनको आंतरिक सुरक्षा प्रदान करेगी। तो जिससे कि जो राजा उनके शरण में आता था वो कहीं ना कहीं गुलामी के दायरे में आ जाता था। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट, नोट करिए। कहीं ना कहीं इस संधि को स्वीकार करने वाले शासकों को
कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता था। थर्ड पॉइंट, इन शासकों को अपने खर्च पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी, यानी अपने सेना को वहां पे रखा जाता था दूसरे राजाओं के यहाँ सेना के बीच में। उसका कारण ये था कि वो इसलिए रखना चाहते थे अपने सेना को, जिससे कि उनके सेना के अंदरूनी भाग को, अंदरूनी व्यवस्था को वो ठीक प्रकार से जान सके, और बदले में उनसे उन सेना के भरण पोषण का कार्य भी करते थे। तो इससे जो उनके ऊपर भरण पोषण का कार्य भार पड़ता था अंग्रेजों के ऊपर, वो कहीं ना कहीं वो दुर्बल राजाओं पर डाल देते थे। नेक्स्ट है कि कंपनी की अनुमति के बिना किसी से भी युद्ध अथवा संधि करने का अधिकार किसी राजा को नहीं था, यानी कंपनी जब कहेगी तभी दुर्बल राजा किसी राजा से संधि कर सकता है या कोई युद्ध करने के लिए आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अपनी राजधानी के बिना कंपनी सरकार का रेजिडेंट रखना पड़ता था, यानी उनके एक नुमाइंदा जो था सरकारी, मतलब उनका क्या कहते हैं अंग्रेजों का, उस एक नुमाइंदे को अपने दरबार में रखना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं उनकी जो अंदरूनी चीजें थीं उनको जानने का पूर्णतः प्रयास किया अंग्रेजों ने, और इस संधि का फायदा उठाया। तो सहायक संधि के बल पर कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरह से अपना घुसपैठ बना लिया, और इस घुसपैठ के कारण कहीं ना कहीं वो सफल भी हुए। यानी इस संधि के कारण उन्होंने भारत के राजाओं और दुर्बल राजाओं के जो आंतरिक मामले थे उनको जानने का प्रयत्न किया। अब आते हैं डुप्ले की नीति। डुप्ले जो थे वो फ्रांसीसी थे, और फ्रांसीसी होने के साथ साथ फ्रांसीसी बस्तियों का गवर्नर जनरल इनको नियुक्त किया गया था डुप्ले को। तो इनके आगमन से जो फ्रांसीसी कंपनी इतिहास में एक नया युग आरंभ किया। डुप्ले बड़ा साहसी और महत्वाकांक्षी वायसराय बन के आया। तो उसके आगमन के साथ एक समय इस तरह से छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ रहे थे। तो डुप्ले ने तुरंत समझ लिया कि राजाओं और नवाबों के झगड़े के बीच यदि हस्तक्षेप किया जाए तो कहीं ना कहीं उसको लाभ मिलेगा, और इस तरह से वो व्यापार के आड़ में अपने साम्राज्य को स्थापित करने में कामयाब हो जाएगा। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का जो युद्ध था वह 1764 में अंग्रेजी सेना के मध्य और मीर कासिम के बीच लड़ा गया था। मीर कासिम जो कि मुगल सल्तनत का था, उसको युद्ध के लिए अंग्रेजों ने ललकारा। तो कहीं ना कहीं इस युद्ध में मीर जाफर जो था वह पराजित हुआ। अंग्रेजों ने एक बार फिर उसको, मतलब पराजित होने के बाद उसको अपने शरण में लिया, और उससे अंग्रेजों ने एक बार फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। इसलिए बंगाल का नवाब घोषित किया कि उसके आड़ में हम उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो बक्सर युद्ध का भारतीय इतिहास में बड़ा महत्व है, क्योंकि अंग्रेजों की इस विजय में न केवल मीर कासिम की शक्ति छिन्न भिन्न हुई, बल्कि अवध भी अंग्रेजों से के सैन्य और राजनीतिक प्रभुत्व के संपर्क में आ गया। यानी कहीं ना कहीं उसके तो छिन्न भिन्न, मतलब मीर कासिम की शक्तियां तो छिन्न भिन्न हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उसके प्रभुत्व में मीर कासिम भी आ गया। अब आते हैं इलाहाबाद की संधि। इन टॉपिकों को हमने, इन पॉइंटों को इसलिए रखा है कि इनसे संबंधित आपको क्वेश्चन मिलते हैं और मिलेंगे, इसलिए हमने स्पेशली उन पॉइंटों को रखा है जिससे आपको इस पूरे चैप्टर के बारे में जो अंग्रेजों से संबंधित है उसके बारे में जानकारी भी हो जाए, और उससे संबंधित जो क्वेश्चन आए वो छूट भी ना पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, इसको ठीक से देखिए। तो अब आते हैं इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की जो संधि थी इसके क्या परिणाम थे? तो बक्सर युद्ध के उपरांत अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई। नोट कर लीजिए, अंग्रेजों व मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। नोट कर लीजिए, 1765 में हुई थी। इस संधि के पे निम्नलिखित शर्तें रखी गई थी। पहला क्या था कि शाही फरमान जारी किया गया अंग्रेजों की तरफ से कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान की जाए। अब अंग्रेजों को वहाँ की
दीवानी क्यों प्रदान की जाए, जिससे कि वहाँ की जो कर व्यवस्था है, जो चुंगी कर है, जो आने जाने का कर है, उससे कहीं ना कहीं अंग्रेजों को लाभ मिले। सेकंड नंबर नोट करिए, मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए। मतलब अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए, जिससे कि दोनों में रोष पैदा हो गया और अवध का शेष भाग उन्होंने सिराजुद्दौला को वापस कर दिया। तो जिससे कि उनको यह फायदा हुआ कि जब ये आपस में लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसका लाभ अंग्रेजी शासकों को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मराठों के आक्रमण की स्थिति के बारे में क्लाइव राइट को परस्पर सहयोग देना मराठों के लिए जरूरी हो गया। इसी प्रकार मीर जाफर पुनः बंगाल का नवाब बना और इस कारण उसको भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों की मदद करनी पड़ी। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने इस वजह से अपने चीज़ों को बनाने का प्रयत्न किया और कहीं ना कहीं इसी वजह से उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि कहीं ना कहीं उनको इस बारे में लाभ मिले। अब आते हैं कि अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे। तो सबसे पहला कारण था समुद्र पर एक छत्रराज। चूंकि भारत कहीं व्यापार करने के लिए जाता नहीं था, तो उसके पास कोई जहाजी बेड़ा नहीं था और समुद्र मार्ग की ज़्यादा जानकारी उसको नहीं थी। तो इस मार्ग से यूरोपीय कंट्री के लोग आते थे, चार आए, तो कहीं ना कहीं समुद्रों पर के जो मार्ग थे उनमें कहीं ना कहीं अंग्रेजों का एक छत्रराज था और उस एक छत्रराज का फायदा उन्होंने इसलिए उठाया क्योंकि कोई भी चीज़ अगर होती थी तो तुरंत उसी मार्ग से नौसेना से अपनी सेना को मंगा लेते थे। नेक्स्ट है निजी संस्था का होना। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है एक प्रकार की निजी संस्था थी। अब जब निजी संस्था है तो इसकी बागडोर निजी हाथों में होती थी, मतलब इस पर कोई किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। तो नियंत्रण नहीं था तो इसलिए अपने मनमाने ढंग से ये काम करते थे। अब नियंत्रण अगर किसी का होगा तब तो ये उसकी बात सुनेंगे, लेकिन ये निजी कंपनियां थी तो एक प्रकार का इन पे कोई नियंत्रण नहीं था, जिसका फायदा इन्होंने उठाया और फायदा इसलिए उठाया कि कहीं ना कहीं इनको इस बारे में लाभ भी हुआ। नेक्स्ट आते हैं आर्थिक दशा मजबूत। तो अंग्रेज कंपनियां जो थी कहीं ना कहीं व्यापार करती थी और व्यापार करने की वजह से हमने पिछले चैप्टर बताया कि उनके जो कर्मचारी थे वो भी कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से व्यापार करते थे जिसमें कर में छूट मिलती थी। तो एक तरह से आर्थिक रूप से कंपनियां भी मजबूत थी और उनके कर्मचारी मजबूत थे। इस मजबूती का फायदा उन्होंने इसलिए उठाया कि उनको आर्थिक मामलों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने आर्थिक स्थिति अपनी भारत से पैसे को लेकर, चुंगी को लेकर, बंदरगाहों पर कब्जा को लेकर और समुद्री मार्ग को लेकर कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो चुकी थी। नेक्स्ट है बंगाल में सर्वेसर्वा। तो सर्वप्रथम उन्होंने बंगाल और उत्तर पूर्वी मार्ग भाग को कब्जे में लेना चाहा और ये किया भी। इसीलिए पहले उन्होंने भारत की जो राजधानी उन्होंने पहले कलकत्ता को ही बनाया था। तो कहीं ना कहीं बंगाल में वो सर्वेसर्वा थे, यानी बंगाल का जो क्षेत्र था उस सारे भाग पर कहीं ना कहीं अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था। उसका कारण भी यह था कि एक तरह से बंगाल का जो समुद्री तट था उससे उनके आवागमन था, तो कहीं ना कहीं इससे उनके जो व्यापार का मार्ग था वह खुला हुआ था, इसलिए उन्होंने बंगाल को चुना और बंगाल में उनका एक छत्रराज था। मतलब आसपास के जो भी क्षेत्र थे उस पर उनका एक छत्रराज था। अब आते हैं कि दशाएं क्या थी जो भारत में उनको लाई। तो आते हैं भारत की महत्वपूर्ण वस्तुएं। तो भारत के महत्वपूर्ण जो वस्तुएं थी उसके लिए उन्होंने इस बात को अपनाया। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले चुंगी कर में छूट मिली, जिससे सामान को ले जाने लाने में इनको सुविधा हुई। दूसरा, व्यापार में मनमानी करने लगे, क्योंकि भारतीयों को अपना सामान सस्ता में बेचने और कंपनी का माल महंगा में खरीदने के लिए उन्होंने विवश कर दिया, क्योंकि कच्चा माल ले जाते थे और कच्चा माल सस्ते में ले जाते थे और उनको उत्पादन करके फिर लाके भारत में बेचते थे और अपने मन का पैसा लेते थे। नेक्स्ट है भारत में जो थे वह किलेबंदी, पट्टे पर प्राप्त करना, साथ में सोने चांदी की चीज़ों को लाना। तो उनको पता था कि हम कम मात्रा में अच्छी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं,
तो कहीं ना कहीं इस बात का उनको ज्ञान था कि हमको किस प्रकार की और साथ में उन्होंने ये भी ध्यान रखा कि जो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादनता था वो मसाले की थी, तो मसाले की तरफ उनका ध्यान दिया गया और साथ में यहाँ की खनिज संपदा पर, क्योंकि यहाँ पर अपार खनिज संपदा थी जिसका हम लोगों को या भारतीयों को पता नहीं था, पर अंग्रेजों के पास ऐसी युक्तियाँ थी जिससे वो पता लगा लेते थे कि किस राज्यों में किस प्रकार की खनिज संपदा भरी हुई है। तो कहीं ना कहीं भारत की जो महत्वपूर्ण वस्तुएं थी उसका भी उन्होंने दोहन करना शुरू किया। और सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ के बंदरगाह का मतलब कि जो भी सामान देते थे भारत को, बदले में क्षेत्रीय राज्य को बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा हिस्सा राजा को देना होता था। तो कहीं ना कहीं उसमें आधे का 50% का रेशियो रखा। तो अंग्रेजों की इस नीति ने कहीं ना कहीं भारत पर अपनी जड़ें जमा ली। तो हम कह सकते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आड़ में अंग्रेजों ने अपने आप को स्थापित किया, यानी धीरे धीरे अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया और भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना हो गई। तो ये था आज का टॉपिक। तो हम आशा करते हैं कि आज के पॉइंटों से आपको ये चीज़ क्लियर होगी और इन पॉइंटों को बहुत नोट भी कर लीजिए, बहुत विशेष ध्यान दीजिए कि ये पॉइंट आपको जरूर मिलेंगे पेपर में, एग्जाम में भी, और अगर आप टीईटी की तैयारी करते हैं तो उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन इससे मिलेंगे। इसीलिए मैंने इन पॉइंटों को चुन के आपके सामने आज रखा। तो आज के इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।